ने भी तय कर रखा है कि हमें लड़ना है, नो मैटर व्हाट हैपन, क्या है, पब्लिसिटी सीकर्स हैं, कहाँ जाएँगे, पहले अपने मुल्क में जिहाद करें, अब आर्मी को निकाल लें, फिर कहीं और जाएँ। देखिए, पाकिस्तान की तो कोई हैसियत नहीं है, पाकिस्तान के बारे में बात भी नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान इस समय उसको वर्ल्ड बैंक से पैसा चाहिए, आईएमएफ से भी लोन चाहिए, तो वो छुटाना जो हमास के लोग इज़राइल के अंदर से बंदी बना के लिए आए थे, उन लोगों को छुड़वाना और ये था कि वो हमास का हमेशा के लिए खात्मा करना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अंबर जैदी और बहुत स्वागत है आप सबका हमारे आज के खास कार्यक्रम इट्स डिबेटेबल में। और हमारे साथ मौजूद है कमर आगा साहब। बहुत स्वागत है सर आपका। जी, नमस्ते। नमस्ते सर। ईरान इजराइल जो कॉन्फ्लिक्ट है वो गहराता जा रहा है। एस्केलेशन इतना हो जाएगा इसका अंदाजा नहीं था पिछले हफ्ते तक। लेकिन जो ईरान की काउंसलेट पे डेमस्कस में हमला किया था इसराइल ने, उसका ईरान ने कहा था कि हम इसका जवाब देंगे और उन्होंने जो कहा था वो किया भी। ईरान की इस हिम्मत के पीछे कौन-सी ताकत है, वो मैं आपसे आज समझने की कोशिश करूँगी। जिस तरह से ईरान ने ये हिम्मत दिखाई है, क्या वजह है? उसकी पूरी ये जो पूरी शक्ति है, वो क्या है? ये आप मुझे प्लीज़ थोड़ा बताएँ। देखिए, उन्हीं ने काफ़ी समय से तैयारी कर रखी है। उनको मालूम था कि कभी न कभी जंग होगी, इसलिए कि इज़राइल बार-बार कहता था। बल्कि ये ऐसा लग रहा था कि आज से 6 महीने, 8 महीने पहले कि जंग हो ही जाएगी। अमेरिकन भी काफ़ी ट्रूप्स डिप्लॉय कर रहे थे उस क्षेत्र में और इज़राइल भी लगातार वार्निंग्स दे रहा था, बिल्डअप हो रहा था। लेकिन ये कि अक्टूबर 7 में जब हमास का ने अटैक इज़राइल पे कर दिया, इज़राइल के अंदर घुस के उनके 1200 लोगों की हत्या हुई और उनको बंदी बनाया, जिसका सभी ने खंडन भी किया। वो उसकी वजह से फिर 6 महीने से इज़राइल इन्वॉल्व हो गया अपने गाज़ा वॉर में। गाज़ा से में इज़राइल को जो मतलब हत्याएँ तो बहुत हुई, 33,000 लोग से भी ज़्यादा लोग मर गए। 70-80% गाज़ा फ्लैट कर दिया, सारी बिल्डिंगें गिरा दी गईं अधिकतर उसमें से। और मगर जो उनका मेन ऑब्जेक्टिव था कि बंदियों को छुटाना, जो हमास के लोग इज़राइल के अंदर से बंदी बना के लिए आए थे, उन लोगों को छुड़वाना और ये था कि वो हमास का हमेशा के लिए खात्मा करना। ये मेन इश्यू तो वो ऑब्जेक्टिव जो थे वो तो पूरे हो ही नहीं पाए। उसके बाद ये लगा कि एकदम से लगा कि उन्हीं ने जंग का दायरे को बढ़ाने लगे और ईरान को टारगेट किया, वहाँ के ऊपर अ, ईरान की कॉन्सुलेट पे अटैक किया 1 अप्रैल को। उसके मतलब ये था कि अब ईरान इसका बदला लेगा, उन्हीं ने कहा भी था। देखिए, ईरान ने हमेशा उसकी जो पॉलिसी रही वो टिट फॉर टैट। अमेरिकन्स ने जब कासिम सुलेमानी उनके जो अ, जनरल थे उनकी हत्या की, ईरान ने उसका बदला लिया। अमेरिका के जो मिलिट्री बेस है वहाँ इराक के अंदर उसके 2 बेसेस के ऊपर अटैक किया और कह के किया। तो ये तो वो शुरू से उनका रहा है कि अगर भाई जो भी उनके पर आँख दिखाएगा या उनके ऊपर हमला करता है उसका वो बदला लेते हैं। तैयारी भी उन्हीं ने काफ़ी समय से कर रखी है कि कम पैसे से कैसे जंग लड़ी जा सकती है, यानी बगैर उनके पास, क्योंकि एयर पावर ज़्यादा नहीं है, बहुत सोफिस्टिकेटेड प्लेन्स नहीं है, तो उन्हीं ने मिसाइल, ड्रोन्स, हाइपरसोनिक मिसाइल्स और इस तरह के जो अ, मिसाइल्स हैं उनके ऊपर अपना उन्हीं ने डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया, स्वयं डेवलप किए ताकि जी। कॉस्ट भी कम रहे और लड़ाई भी रहे। कामाकाजी ड्रोन्स जिसका बहुत सक्सेसफुल है और वो बड़ी संख्या में उन्हीं ने बनाए। बनाने के साथ-साथ उन्हीं ने जो उनके सहयोगी अ, ग्रुप्स थे जैसे कि हूती रेबल, शिया मलेशिया इराक के या हिज़्बुल्लाह, और इन सबको भी उन्हीं ने टेक्नोलॉजी दी कि जिसका बनाना बहुत आसान है उनके हिसाब से, और वो उन लोगों को भी टेक्नोलॉजी दी। कहा जाता है कि ईरान ने ही दी है और उन्होंने भी डेवलप की है। तो एक तरफ तो स्वयं डेवलप हुए, दूसरी लेकिन ये है कि ये जितनी
भी ग्रुप्स हैं, ये सब कोई ईरान के प्रॉक्सी नहीं है कि जो ईरान कहेगा कर लेंगे। इसमें से कुछ ग्रुप तो ईरान के रिवॉल्यूशन से भी ज़्यादा पुराने हैं। हूथी मूवमेंट 60s में, अर्ली 60s में जब वहाँ पे उनकी हुकूमत खत्म हुई, तब से वो लड़ाई लड़ रहे हैं। दब जाता है, फिर खड़ा हो जाता है, कोई नया इमाम आ जाता है, फिर वो लड़ने लगता है, फिर इस तरीके से चलता रहा है। इराक में शिया इतने ज़्यादा मार्जिनलाइज़ हो गए थे कि वो बहुत दिनों से लड़ाई सद्दाम साहब हुसैन की फोर्सेस से लड़ रहे थे, जबकि वो मेजॉरिटी में थे। ईरान ने उनकी भी मदद की, वहाँ पे बनाया, फिर आईएसआईएस के खिलाफ वो लोग लड़े। तो ये जो हिजबुल्लाह मतलब सदर्न लेबनान में इज़राइल का कब्ज़ा हो गया था, उस कारणवश हिजबुल्लाह से पहले अमल थी, अमल के बाद जब अमल कमज़ोर हुई तो हिजबुल्लाह उसमें से निकल आई। ये मूवमेंट बहुत पुराने हैं, काफ़ी समय से चल रहे हैं। ईरान ने इनको और सक्रिय बना दिया, इनको और टेक्नोलॉजिकल से भी बना दिया, जो कि अब सबके लिए मुश्किल हो रही है इनसे डील करना। आसान इनकी एक तो पब्लिक सपोर्ट बहुत है, शिया मिलिशियास की इराक में, हूथी रिबल्स की यमन में, फिर उसके अलावा हिजबुल्लाह की सदर्न लेबनान में, और कुछ छोटे-बड़े ग्रुप जो हैं, वो सीरिया के अंदर भी हैं। तो इस तरीके से उन्होंने ईरान ने एक कैलकुलेटेड तरीके से अपनी जिसे कहना चाहिए बिसात बिछा दी वहाँ पे इन लोगों को स्ट्रॉन्ग करके। और ये लोगों का स्पिरिचुअल कनेक्शन है इज़राइल के ईरान के साथ। ईरान के ये बहुत घनिष्ठ मिल लोग हैं, और ये कहते हैं कि जो आइडियोलॉजी है इस्लामिक रिवॉल्यूशन की, उसमें भी है। इनका भी यही मानना है कि इज़राइल एंड अमेरिका जो है, ये मिडल ईस्ट में डेवलप नहीं होने दे रहा, उनके देशों को, और उनके खिलाफ है, और उनसे जंग लड़े बगैर उनका मानना ये है कि काम नहीं बनेगा, कि कभी न कभी जंग होनी है, तो उसके हिसाब से ये लोग भी तैयार हैं। जी, और सर ये भी कहा जा रहा है कि जैसे कि आपने एक्सप्लेन किया कि ईरान की इस हिम्मत के पीछे जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है, जिसमें ये ग्रुप शामिल हैं जिनका आपने ज़िक्र किया, ये है। और इन ग्रुप्स ने मिलकर इज़राइल को पूरी तरह से घेरा हुआ है। किस तरह से और कैसे इज़राइल को घेरा? क्योंकि इज़राइल बहुत पावरफुल, शक्तिशाली देश है। उनकी मिलिट्री पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ऐसे में किस तरह से इन ग्रुप्स को इज़राइल कितने कित को पूरी तरह से इन ग्रुप्स ने घेरा? देखिए, इन ये सारे ग्रुप जो हैं वो हमास के समर्थन में भी हैं, हम देख रहे हैं। जी। लगातार इज़राइल को चैलेंज भी कर रहे हैं। इन्हीं ने इज़राइल से ज़्यादा अपने-अपने क्षेत्र में इज़राइल के इंटरेस्ट या इज़राइल की शिपिंग को डिस्टर्ब कर रखा है। इज़राइल पे भी अटैक हिज़बुल्लाह टाइम टू टाइम उनको रॉकेट भी लॉन्च करता रहता है। और जैसे कि हूथी रेबेल हैं, इन्हीं ने लाल सागर यानी रेड सी में हुँ। जो कमर्शियल शिपिंग है उसको डिस्टर्ब कर दिया है। जिससे इसके भी दाम बढ़ रहे हैं, और ये है कि बहुत सी अ, कंपनीज़ को, शिपिंग कंपनीज़ को, खास तौर से यूरोप की जो हैं या इज़राइली जो हैं, उनको बहुत घूम के अब जाना पड़ता है। वरना पहले बाब एल मंदब से वो सीधा सुएज़ कैनाल और सुएज़ कैनाल से अफ्रीका, यूरोप आ जाते थे। अब इनको ये है कि पूरा केप ऑफ गुड होप यानी साउथ अफ्रीका नीचे से होते हुए घूम के फिर आना पड़ता है, तो काफ़ी समय लगता है, और उसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और उन दोनों के चलते हुए इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, यानी कीमतें भी हर चीज़ की बढ़ रही है, यूरोप में भी और दूसरे देशों में भी इस समय। देखिए, इज़राइल के पास जो शक्ति है वो ईरान के पास नहीं है। देखिए, ईरान के पास जो अ, वेपन सिस्टम्स हैं, वो इज़राइल के मुकाबले में काफ़ी कम है, और काफ़ी वो भी इज़राइल की सबसे बड़ी शक्ति ये है कि उसके समर्थक देश अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, ये देश भी उसके साथ हैं। जब ईरान ने अटैक किया तो अमेरिकन और ब्रिटिश शिप्स से भी मिसाइल को गिराया जा रहा था। वो लोग भी प्रोटेक्ट कर रहे थे इज़राइल को। तो इस तरह से बहुत शक्तिशाली है। लेकिन ये है कि ईरान ने भी तय कर रखा है कि हमें लड़ना है। नो मैटर व्हाट हैपन, क्या होगा ये देखा जाएगा। ये लोग धार्मिक लोग हैं, इनका विश्वास ये होता है कि अल्लाह के ऊपर है। इनका मानना ये है कि ये एक जिहाद है, इज़राइल के खिलाफ जो वो लड़ रहे हैं, इनका मानना ये है कि ये इन्हीं ने कोई गलत काम नहीं किया है।
ये इनके ऊपर सैंक्शंस लगाए गए, इनको कमज़ोर किया जा रहा है हर तरीके से और एक ही तरीका है कि बगैर लड़े अब नहीं रहेगा। एक दिन लड़ाई ये स्वयं नहीं लड़ना चाहते थे जाके, मगर ये जानते थे कि इज़राइल इन पे अटैक ज़रूर करेगा और इनका मानना ये है कि इज़राइल जो कुछ भी करता है, वो अमेरिका के कहने से करता है। इस तरह की इनकी जी। सोच। तो इनका कहना ये है कि अमेरिका, इज़राइल दोनों को इस क्षेत्र में कमज़ोर करना इनकी बेसिकली थी। जी। सर अगर ईरान इज़राइल की सैन्य शक्ति को समझा जाए क्योंकि इज़राइल का हम जानते हैं कि बहुत बड़ी एक शक्ति है सैनिकों की बात करें या उनकी जो टेक्नोलॉजी है उसकी बात की जाए। लेकिन ईरान ने जिस तरह से जो रिटेलिएट किया है, उससे ये तो समझ में आता है कि ईरान भी कमज़ोर नहीं है। तो दोनों की अगर शक्तियों का कंपैरेटिव एनालिसिस करें, तो किस तरह से आप उसको देखते हैं? कहाँ से एनालिसिस हम कर सकते हैं? एक तो इज़राइल 1700 किलोमीटर दूर पे है, नंबर 1। नंबर 2, उसके पास F-15, F-16, F-17 जैसे फाइटर बॉम्बर जेट्स हैं। फिर उसके अलावा उसके पास अमेरिका की, जैसे मैंने बताया, सपोर्ट है। सपोर्ट में ऑलरेडी वो लोग आ चुके हैं वहाँ पे, उनके जी। ट्रूप्स डिप्लॉयड हैं। लेकिन ये है कि ईरान ने भी अपना वेपन सिस्टम्स बना लिए हैं, डेवलप किए हैं, जो हमने देखा 300 मिसाइल और क्रूज मिसाइल और फिर उसके अलावा हाइपरसोनिक मिसाइल का जो यूज़ किया है, जिससे इज़राइल को अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उससे लगता है कि क्षति, अच्छी खासी क्षति भी पहुँची है। और दूसरी बात ये है कि ये शक्ति तो अमेरिका के पास भी बहुत थी। 20-22 साल तालिबान से लड़े और बाद में उन्हीं से बात करनी पड़ी। इराक में उन्हीं ने पूरा इराक को डिस्ट्रॉय कर दिया और प्रेसिडेंट बुश ने बड़े फैनफेयर से डिक्लेयर किया कि हमने इराक को प्री इंडस्ट्रियल एज में ढकेल दिया, यानी सारा सब डिस्ट्रॉय कर दिया था, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, एवरीथिंग। लेकिन अपना अपना जो उनका लक्ष्य था वो नहीं पूरा कर पाए वहाँ पे। प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट अभी तक नहीं बना पाए। इल्लीगली वहाँ पे वो पड़े हुए हैं, अपने फोर्सेस को रखे हुए हैं क्योंकि ताकत है उनके पास। तो ये सिर्फ शक्ति से ही काम नहीं बनता। दूसरी बात ये कि ईरान का जो कंसेप्ट है कि तो क्योंकि पैसा नहीं है और सैंक्शंस हैं, वो ये सब वेपन सिस्टम नहीं खरीद सकते, तो उन्हीं ने सस्ती वॉर लड़ने की जो टेक्निक्स डेवलप की हैं, बड़ी यूनिक है, बहुत सक्सेसफुल है। और दूसरी बात ये कि लड़ाई केवल वो साइबर से भी लड़ेंगे, साइबर वॉरफेयर भी होगा, हर तरीके से इज़राइल कोशिश करेगा। मगर ईरान के पास एक ट्रम्प कार्ड है, वो ये है कि वो तेल की सप्लाई अगर डिस्टर्ब कर देते हैं, तो सबकी मुश्किल आ जाएगी। अमेरिका में जो ऑयल कंजम्पशन है वो 2 मिलियन बैरल पर डे का है और तेल जो निकलता है वो केवल 12-13 मिलियन बैरल पर डे निकाल पाते हैं। बाकी तेल तो इसी सब जगहों से जाता है। और अगर यहाँ की तेल की सप्लाई डिस्टर्ब होती है, 1/3 दुनिया का जो ऑयल है, उससे भी ज़्यादा, कहीं ज़्यादा ऑयल इस पूरे क्षेत्र में पाया जाता है, पर्शियन गल्फ के। फिर उसके अलावा ये भी है कि रशियन ऑयल भी नहीं आ रहा है मार्केट में जिस तरीके से आना चाहिए, यूरोप को नहीं जा रहा। तो ऑयल की कीमतें कितनी हो जाएँगी? ये बहुत बड़ी बात है, अगर ऐसा हो जाता है, ईरान अगर और हूती रेबल अ, रोकने तेल की सप्लाई में डिसरप्शन र र कर देते हैं, सप्लाई चेन को तोड़ देते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ग्लोबल इकोनॉमी रिसेशन में आ जाएगी अमेरिका के साथ-साथ। जी, तो बिल्कुल इसलिए पहले ही इस जी तरह सर। ईरान की कोशिश यही सब होगी करने की और उसने कहा भी है कि हम ईरान की सप्लाई, ऑयल सप्लाई को डिस्टर्ब करेंगे। उसके सहयोगी हूती रेबल ने पहले दिखा भी दिया है, सऊदी अरेबिया में ऑयल सप्लाईज़ को डिस्टर्ब करके। जी, और वैसे भी हम काफ़ी अरसे से रशिया-यूक्रेन वॉर देख रहे हैं और ऐसे में अब ईरान-इज़राइल कॉन्फ्लिक्ट भी गहरा रहा है। ऐसे में सर जिस तरह से हमने देखा है कि ये पैलेस्टीन और इज़राइल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, काफ़ी वक़्त हो गया उसको भी, लेकिन उसको कंट्रोल करने में कहीं न कहीं अमेरिका नाकाम रहा और अब ये हुआ कि ईरान और इज़राइल भी आपस में भिड़ गए डायरेक्टली कहीं न कहीं। तो ऐसे में जब भारत को हम उस स्थिति में देखते हैं कि भारत इस पूरे मसले में एक अहम रोल अदा कर सकता है।
आप कैसे देखते हैं सर इसको, शांति बनाए वो रखने के लिए कोशिश पूरे? देखिए, भारत की छवि बहुत अच्छी है, भारत की मित्रता सभी देशों से है, चाहे वो इज़राइल हो, ईरान हो, अमेरिका हो, पश्चिमी यूरोप हो, अ, अरब देशों से भी बहुत अच्छे संबंध हैं, उसके बड़े हैं। इंडिया की जो कोशिश है वो ये है कि जंग ना होने पाए, तेल की सप्लाई डिस्टर्ब ना हो। हमारे 75 लाख लोग इस क्षेत्र में काम करते हैं, ये पूरे खाड़ी के देशों में काम करते हैं, जो वहाँ से लगभग 40 पै 35, 40, 45 बिलियन डॉलर इस तरीके से अलग-अलग समय पे वहाँ से पैसा भेजते हैं हिंदुस्तान में, रेमिटेंसेस आते हैं इतने। फिर हमारा ट्रेड है 150 से भी ज़्यादा, उसकी क्षमता काफ़ी है, कई 100 बिलियन डॉलर महीने के पहुँच जाएगी अगले 5-7 साल में। 5 साल। फिर उसके अलावा ये भी है, हमारी 70% एलएनजी भी वहीं से आती है, गैस नेचुरल कतर से आती है। तो अगर ऐसा डिसरप्शन होता है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी भारत में। और अगर हमें 6 से 8% इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए हर साल, तो उसके लिए ज़रूरी है कि तेल की सप्लाई बनी रहनी चाहिए। डिसरप्शन या तेल के दाम बढ़ते हैं, ऑलरेडी इस साल $16 बढ़ चुके हैं और फिर जब से ये जंग का सिलसिला शुरू हुआ है, बढ़ रहे हैं लगातार। ऐसा लगता है कि $100 पे पहुँच जाएगा और इज़राइल अगर अटैक करेगा तो फिर उसके बाद तो वी डोंट नो हाउ मच। ये रीजन हमारे भारत से बहुत करीब है, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी हमें बहुत कम पड़ता है। तो ये सब देखते हुए भारत की फिर भारत का शुरू से मोदी जी ने स्वयं भी कहा है कि भई युद्ध का काल समाप्त हो गया है, बातचीत से मसले हल करो। उन्हीं ने पुतिन को ये एडवाइस दी थी, बल्कि वो सभी को ये एडवाइस देते हैं और ये सच है कि बातचीत के ही माध्यम से मसलों का हल हो सकता है और कोई दूसरा तरीका नहीं है। युद्ध से अमेरिका ने इतनी जंगें लड़ी मगर कहीं उसको कामयाबी नहीं ली, वियतनाम से लेके इराक तक या लीबिया में जो कुछ हुआ हम देख रहे हैं। जी। देखिए सर, अब इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में जो मुस्लिम, अगर हम वर्ल्ड को देखें तो मुस्लिम वर्ल्ड में भी कहीं न कहीं यूनिटी नज़र नहीं आ रही है। लेकिन ख़ास तौर से सर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान सरकार ने जो स्टेटमेंट जारी किया, उन्होंने उन्होंने इज़राइल की कोई मज़म्मत नहीं की। हालाँकि वो खुद को एक उम्मा का हिस्सा बताते हैं वो। ऐसे में ईरान और इज़राइल कॉन्फ्लिक्ट को लेकर पाकिस्तान का क्लियर स्टैंड सामने नहीं आ रहा। दूसरी तो तरफ जो पाकिस्तान में ज़ैद ज़मन हामिद साहब है, वो तो जंग की तैयारी में लगे हुए हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं। किसके साथ जंग? वो जाएँगे गाज़ा, इज़राइल से लड़ने के लिए। किसने कहा है? उन्होंने वीडियो जारी किया है सर, ट्रेनिंग कर रहे हैं वो, जिहाद पे जाने के लिए। कौन? व्हिच ज़ैद ग्रुप? ज़मन हामिद, लाल हैं? टोपी। ज़ैद ज़मन हामिद है ना, लाल टोपी। अरे ये सब फ्रेंच ग्रुप्स हैं, पब्लिसिटी सीकर्स हैं। कहाँ जाएँगे, पहले अपने मुल्क में जिहाद करें, आर्मी को निकाल लें, फिर कहीं और जाएँ। देखिए, पाकिस्तान की तो कोई हैसियत नहीं है, पाकिस्तान के बारे में बात भी नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान इस समय उसको वर्ल्ड बैंक से पैसा चाहिए, आईएमएफ से भी लोन चाहिए, तो वो इस वक़्त अमेरिका की खुशामद कर रहा है, हर वो काम कर रहा है जिससे कि अमेरिका खुश हो। इज़राइल तो को सर कंडेम नहीं कर रहा। ईरान बॉर्डर पे टेंशन कर रखा है उसने, बार-बार हुँ। करता है टेंशन। अपने मिलिशियाज़ जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उनको इस्तेमाल कर रहा है वहाँ पे करने के लिए, तो उनकी अलग है। फिर ये है कि ईरान के प्रति वहाँ काफ़ी घृणा भी है, एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल, ख़ास तौर से वहाँ की जो तालिबान हैं या वहाँ जो अ, कट्टर धार्मिक संस्थाएँ हैं, ये सब लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, ये और इसके अलावा ये भी जो उससे जुड़े हुए जितने ग्रुप्स हैं, अ अ, देवबंद से, वो शिया को सही मुसलमान ही नहीं मानते ईरान को, कि बहुत विरुद्ध हैं वो लोग। अरबों का जहाँ तक सवाल है, अरब बँटे हुए हैं। नॉर्थ अफ्रीका के में अल्जीरिया पूरी तरह खुल के आपको दिख जाता है, फिलिस्तीन की मदद करता हुआ। ईरान को लेके अरब ज़्यादातर खामोश बैठे हैं। अरब देख रहे हैं, अरब ये सोच रहे हैं कि शायद ये जंग जो है इट्स अ वॉर बिटवीन द टू डेविल, लेट देम फाइट एंड डाई। उनका अप्रोच ये है। हालाँकि उनको ये नहीं मालूम कि
ये जंग उनके यहाँ भी आ सकती है, ये समझते होंगे वो लोग। दूसरी बात ये कि अरब देश जो है बहुत ज़्यादा आज़ादी है नहीं उनके पास, क्योंकि इतना ज़्यादा वो डिपेंडेंट हैं अमेरिकन सिक्योरिटी के ऊपर कि वो बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेने की पोजीशन में नहीं, नंबर 1। नंबर 2 बात ये है कि उनके वहाँ के ऊपर इस समय वहाबी सोच जो है वो बहुत डोमिनेंट है इस पूरे क्षेत्र में, जॉर्डन में भी और ये सब। जॉर्डन ने पहले भी कहा था, जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला सेकंड ने कि इराक के बारे में कहा था कि इराक में शिया मेजॉरिटी भले हो लेकिन रीजन जो है वो सुन्नी है। यानी उनका कहने का तात्पर्य ये था कि वो शिया रेजिम को एक्सेप्ट नहीं करेंगे वो लेकिन बच्चे। सर इस सब के बीच अफ़गान तालिबान ईरान के समर्थन में आ गए, उन्होंने पूरा समर्थन दिया है और इज़राइल की मज़म्मत की है कि इज़राइल ज़ालिम मुल्क है और वो मुसलमानों पे ज़ुल्म कर रहा है। ये सब बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए इन ग्रुप्स को। हुँ। एक तरफ ये बात करते हैं, दूसरी तरफ इन्हीं तालिबान्स ने वहाँ पे शियों का मैसेकर किया, क्या कहते हैं, हज़ारा शियाज़ का। 1-2 नहीं, पता नहीं कितने लोगों को किया। शिया औरतों को बंदी बना लिया था। ये कहा था कि ये वॉर में जीता है हमने उनको। तो इनका कुछ पता नहीं है। गनीमत। जी, इनका कुछ पता नहीं है। ये बहुत ट्राइबल ग्रुप है, जहाँ पे इनको जिस समय हित दिखाई देता है, वहाँ उस तरह की बातें करने लगते हैं जी। और इनको सीरियसली नहीं लेना चाहिए। मेन चीज़ ये है कि जो अरब देश हैं, वो ज़्यादातर न्यूट्रल इसमें नज़र आते हैं। इसलिए कि अरबों के बड़े घनिष्ठ संबंध हैं इज़राइल के साथ, यूएई के, बहरीन के, और जिनके नहीं हैं, वो इनडायरेक्टली डील कर रहे हैं काफ़ी समय से और काफ़ी इच्छुक भी हैं, बहुत से देश इच्छुक हैं इब्राहिम अकॉर्ड को जॉइन करने। अगर ये जंग अ, जो है एक डिसिसिव जंग होती है, ईरान इसमें अगर कमज़ोर होता है और तो ये सब जॉइन कर लेंगे इब्राहिम अकॉर्ड को। जी। लेकिन सर अब तक जो स्थिति बनी हुई है ये भी है कि इज़राइल खामोश तो नहीं बैठेगा, लेकिन अभी कोई जवाबी कार्रवाई इज़राइल की तरफ से नहीं हुई है। कितना एस्केलेशन होगा ये आने वाला वक़्त बताएगा। लेकिन स्थिति गंभीर बनी हुई है क्योंकि जिस तरह से पूरी तरह से ये पूरा मसला गहराता जा रहा है, पूरे पश्चिमी एशिया के लिए काफ़ी गंभीर स्थिति है और बहुत कंसर्न्ड एक मुद्दा बना हुआ है। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका, आप इस चर्चा में जुड़े हमारे साथ। नमस्कार। थैंक यू।